जैसे बताया नाम के आगे कास्ट लिखते नहीं है आज, लेकिन आज भी कुछ लोग लिखते होंगे। तमिलनाडु में भी ऐसे नहीं 100% पूरा जी पूरा जी कास्ट के ऐसे नहीं है। जी जी जो पेरियार जी का मानते हैं, वो द्राविड़न पॉलिसी के मानते हैं, वो लिखते नहीं है। जी हम तो लिखते नहीं है। राइट राइट। हमें लेकिन जो कास्ट का पसंद करते हैं वो बिल्कुल आज भी लिख रहे हैं वो, लेकिन उनका संख्या कम है, समझ कम गया। है। इधर की का स्टाइल ऐसे ही है। जैसे भी हमें किसी से अगर मिलेंगे, उन सबसे पहले पूछेंगे भैया नाम क्या आपका, आइए सर नमस्कार नमस्कार, आइए मुलाकात हो गई, ठीक है, नाम क्या आपका, वो हमें बोलेंगे अनबुमनी। आने वाले अच्छा ठीक है, आगे बताइए। आगे बताइए आगे क्या बताऊँ, बस इतनी ही मेरा नाम है ना, आगे कुछ तो होगा ना, कुछ नहीं है। फिर इन लोगों के निराश हो गए, अच्छा इनको जात नहीं आइडेंटिफाई किया। अगले अस्त्र पूछेंगे आप क्या गाएंगे, क्या खाएंगे? वेजिटेरियन खाते क्या, ऐसे पूछते, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कोशिश करते। पिता का नाम भी तो नहीं पूछते हैं पिता का नाम पूछेंगे तब भी वो नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। ऐसा होता है, ऐसे अगर तो नाम होता है। पूछेंगे कहीं इसके नाम में नहीं मिला, पिता का नाम पूछो, पिता उसमें का मिल नाम जाएगा। जरूर मिल जाएगा। ये पूछते हैं। या पूछते हैं किस मोहल्ले में रहते हो। ये जिस मोहल्ले में रहते थे, मेरा एक पड़ोसी था, हमें शाम को हमें बैडमिंटन खेलते थे। वो बहुत दिन से हमारे साथ में खेल रहे थे। एक पड़ोसी थे, वो जायसवाल थे एक कोई। जी जी जी। उन्होंने एक दिन हमारे साथ खेलने के बाद थोड़ा सा आराम से बैठे थे। उन्होंने पूछने लगे भैया अगर बुरा ना मानो, आपसे एक चीज़ बहुत दिन से हम सोच रहा हूँ पूछने के लिए। हाँ पूछिए क्या है। अरे आपका नाम क्या अनबुमनी है, आगे कुछ है? आगे कुछ नहीं, बस इतनी है। फिर उन्होंने पूछने लगे चलिए आप ये, फिर ठीक है, आप आपका कोई ना कोई नाम होगा, आप चलो इधर उधर घुमा घुमा के पूछे थे, फिर कुछ नहीं मिल रहा, फिर सीधे पूछने लगे ठीक है आप क्या कास्ट के हो, कोई हमें ये सवाल अनएक्सपेक्टेड था। फिर भी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हमको इतना प्यारे से पार्टनर है, प्ले पार्टनर है, बैडमिंटन पार्टनर है, वो इस तरीके पूछ सकता है। लेकिन हमको संकोच नहीं है, शुरू से हमको ये आदत है, कुछ भी हो हमें अपना कास्ट को हाइड करने की हमको कोशिश करते नहीं है। जितने भी बल मिले ना मिले, फ्रेंडशिप मिले नहीं मिले, अगर कास्ट के नाम से हम आप नहीं बात करोगे मत बात करो, इसी तरह रिलेशन को चाहिए नहीं है। यही मेरा आदत है। उन्होंने पूछे थे अंत में आपका कास्ट तो क्या है, मैंने बोला था हम मैं तो ऐसी हूँ। अच्छा ऐसी है, ठीक है ठीक है, वो कुछ नहीं, मुंह तो छोटा हो गया उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन अगले दिन से उन्होंने खेलना बंद कर दिया। फिर हम भी उनका बहुत सीरियसली नहीं लिया, मत आओ मेरा क्या रहता। सो यही चल रही है। सर जैसा कि आपको 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपने कई किताबें भी लिखी हैं जी। जैसा कि मुझे जानकारी है कि मिनिमम 5 बुक्स आपकी पब्लिक है। जी जी। और कुछ आर्टिकल भी हैं, जी, तो जी। कुछ बुक्स और आर्टिकल के बारे में चर्चा हो जाए। अच्छा। कि जो ज्ञान आपके पास है वो मेरे पास हो जाए और हमारे दर्शकों के पास भी पहुंच जाए। अच्छा, ये हमें एक प्रोफेसर इसीलिए सो बच्चे के लिए, एक्चुअली हमें एमबीए प्रोग्राम की प्रोफेसर हूँ जी जी। सो इसीलिए एमबीए बच्चे के लिए जो पढ़ने लायक किताब कुछ लिखे हुए हैं। मेरे सबसे पहले किताब अपना पीएचडी का वुमेन एम्पावरमेंट इन कोऑपरेटिव्स का बारे में, मेरा पीएचडी रिसर्च कोऑपरेटिव्स के माध्यम से कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ था, सो उसी के बारे में था। उसी के किताब एक छापे थे। उसका आगे जो भी एमबीए बच्चे, ये जो भी हायर स्टडीज जाएंगे, उनका रिसर्च करना बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है। सो रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए इधर तो सीआर कोतारी का इसी तरह किताबें बहुत अच्छी किताबें, लेकिन हम मन में हमको ये बना ठीक है हम अपने किताब रिसर्च मेथडोलॉजी में लिखें। सो रिसर्च मेथडोलॉजी में एक किताब लिखे थे। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम और बीबीए कोर्स भी हमारी कॉलेज में चलती है।
जी इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बैंकिंग ऑपरेशंस का नाम से। जी जी सो उसका लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए किताब मैंने लिखा था, ये बीकॉम और बीबीए बच्चे के लिए बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए लायक किताब है, वो आजकल बच्चे पढ़ रहे जी। हैं। और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में एक किताब आपका रूरल मैनेजमेंट के बारे में, सो उसी का एक किताब एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में एक किताब है। और हैदराबाद में नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन का नाम से एक संस्थान है, उसके लिए उनका रूरल मैनेजमेंट में आपका पंचायत राज का एक किताब है। इसी तरह सब्जेक्ट रिलेटेड किताब मैंने लिखा। उसका अलावा हमें तमिल में हमें ड्रामा और कविता लिखता हूँ, लेकिन वो तमिल में है, आपका हिंदी में वो कन्वर्ट नहीं कर पाते मैं। सर मेरा ये मन कर रहा है कि वो कविता 4 लाइन आप तमिल में सुना दीजिए, उसके बाद उसको हम ट्रांसलेट करा दिया जाएगा हिंदी में। अच्छा, हो सकता है हो सकता है तमिल का भी अगर कोई सुनेगा वो तो समझेगा, हाँ। और हिंदी आप समझा दीजिएगा हमको। बिल्कुल सर, 4 लाइन, सिर्फ 4 लाइन बता दीजिए। ओके। கேளுங்கள் சிறு குயில் நான் பாடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன். கவிக்குயிலாய் வாழ்ந்திருந்த என் முன்னோருக்கும் முன்னோர் போலெல்லாம் அருமையான கானம் புனையும் திறமில்லா விட்டாலும் ஒண்டி பனைமரத்தின் ஓலையின் மீதமர்ந்து இந்நாளில் கூட நான் பாடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன். इसी तरह लिखते थे। ये इट इज एक कविता होगा, एक छोटा सा स्पैरो जो वो मतलब स्प्रिंग बर्ड है, जो कहलाते तमिल में वानम्बड़ी कहलाते, वो जैसा वो बोली है वो गीत का जैसा होती है। वो कौन सा बोर्ड इधर लगती है, चिड़िया, कोयल, मोर नहीं, कोयल, कोयल का से हिंदी में भी आज का ना कोयल का जैसा है ऐसे बोलते ना, बोली तेरी ऐसे। सो एक कोयल एक गीत का कह रही है। हाँ, ये ऐसे बताइए, अर्थ ऐसे बताइए, जैसे जो आपकी लाइन है वो लाइन पहले एक लाइन बताइए, उसके बाद उसका हिंदी बताइए, तब जो है ज्यादा समझ आएगा। கேளுங்கள் சிறு குயில் நான் இன்னமும் पाड़ीकोंडदान இருக்கிறேன், सुनिए हमें एक छोटी सी गोयल हूँ, आज भी हम गा रहा हूँ। वाह, मैं कोयल हूँ, आज भी गा रही हूँ। मतलब फिर கவிக்குயிலாய் வாழ்ந்திருந்த என் முன்னோருக்கு முன்னோர் போலெல்லாம் தித்திக்கும் கவி புனையும் திறமில்லா விட்டாலும் ஒண்டி பனைமரத்தின் ஓலையின் மீதமர்ந்து இந்நாளில் கூட நான் பாடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன்। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पिताजी और बुआ जी जो उन्होंने उसी तरह बहुत अच्छे अच्छे कविता से हमें ना बोल पाए, तब भी आज भी हम अपने लेवल से जो कह सकते उतने हमें गा रही हूँ। वाह, वो छोटी कोयल कहती है। मेरा पिताजी तो हमसे बहुत अच्छे कविताएं बोल देते, पिताजी के पिताजी और अच्छे कविताएं बना देते। उसी तरह उनका जैसा हमें कविता ना बना सकते हूँ, तब भी हम अपने लेवल से जो कविता हो सकती है उतने हमें अभी भी बोल रही हूँ। क्या बात। सो ऐसे ही कविता चलती है वो। अच्छा लगा, हम उसको महसूस किए। यस यस, इसलिए हमने कहा कि ये एक्चुअली एक लंबा कविता है। एक्चुअली इट इज रिटन, ये कहते हैं वो कोयल कहाँ बैठती है, ये पेड़ पे बैठती है। पेड़ आजकल कहाँ है, पेड़ नहीं है। और पेड़ का गाना सुनने के आज कौन है, पुराने में लोग आपका अपने पशुओं को, अपने गोड वगैरह को, क्या बोलते, बकरी वगैरह को, बकरी को लेके गांव में चलाते थे और उनका खाना खिला देते और आराम से बैठकर नेचर में एंजॉय कर रहे थे और कोयल का कविता सुन रहे थे।
लेकिन आज उन गोयल को देखने के लिए, उन कविता को सुनने के लिए, रुचि लेने के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन ये चिड़िया, ये गोयल ने इसका बावजूद भी जी जी अपने काम को नहीं रोका। उसने, वो कह रही है कि आप चाहे सुनो चाहे न सुनो, लेकिन मैं गाऊंगी। नहीं सुनो नहीं, आप मेरे को सुनने के लिए कोई नहीं है, फिर भी अपना काम तो हम कर रहे हैं। यही है इस कविता को मूल्य। सर मैं बिल्कुल समझ गया, वो जो भाव है, एक्सप्रेशन है, मैं उसको समझ गया। यही कविता क्या कह रही है, कोयल क्या कह रही है, यही इसका भाव है पूरा। तो सर जैसे कि अगर देखा जाए कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में हैं, तो आपने एक चीज़ फील किया होगा कि वहाँ का मिशन मूवमेंट कैसे चल रहा है और यहाँ का मिशन मूवमेंट कैसे चल रहा है, डिफरेंट क्या है तौर तरीके में। यस, वहाँ का मिशन मूवमेंट हर गांव में और ज़्यादातर फैला दिया था। मतलब ये पहले से शुरू कर दिया था और उसके आगे ले जाने के भी जो अगले अगले लीडर आए थे, इसका शुरुआत तंदई पेरियार जी थे। तंदई पेरियार का आगे डॉक्टर CN अन्नादुरई तमिलनाडु का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, वो भी उन्हीं के स्टेप को फॉलो करके आगे ले गए थे। जी। और उसके आगे जो कलाइनर जी आए थे, वो भी उन्हीं के स्टेप लेके आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं के आगे अभी स्टालिन जी है, वो भी उन्हीं के स्टेप लेके आगे आ रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है, सोशल है, सोशल गेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, अब पूरा इंडिया दो तरह इंडिया है। एक हायर कास्ट का इंडिया, एक आउटकास्ट का या लो कास्ट का इंडिया। हायर कास्ट का मोहल्ला में लो कास्ट बंदा एक मकान खरीदने तक बहुत मुश्किल है। अगर मकान खरीद भी उनका मोहल्ला में इतना कुछ इक्वली ट्रीट करते नहीं है, उनका अलाउ करते नहीं है। और हमारी गांव में बहुत, हर गांव में ऐसे ही गांव के किनारे किनारे वो SC रखते थे, SC ST, इन लोग मेन स्ट्रीम में रखेंगे, यही है। लेकिन पेरियार जी का कलाइनर जी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया था, पेरियार मेमोरियल विलेज ऑफ इक्वालिटी। इसमें गवर्नमेंट एक अपार्टमेंट बना देते हैं, उसमें फ्री मकान दे देते, इश्यू कर देते हैं, लेकिन उसका एक ही मूल्य है, सारे कास्ट का एक ही अपार्टमेंट में रखना, साथ में रखना। ये नहीं कर, बाकी दिन में ऐसे नहीं है। एक OBC का स्ट्रीट में एक SC नहीं जा सकते, एक अग्रगारम में, एक ब्राह्मण का स्ट्रीट में एक SC नहीं जा सकते। लेकिन ये इनका गवर्नमेंट का स्कीम बनाया था, पेरियार मेमोरियल समत्वपुरम कहलाते। समत्वम मतलब इक्वालिटी, समत्वपुरम मतलब इक्वालिटी विलेज। सो एक अपार्टमेंट बना लेते हैं, उसको सबको गवर्नमेंट अलॉट करेगी और सारे कास्ट का लोग उधर होना। अब देखिए, मंदिर हर इंडिया में पूरा प्रदेश में मंदिरों तो हैं, लेकिन मंदिरों में सभी लोग अंदर नहीं जा सकते। भले आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहें, आप मंदिर के अंदर सैंक्टम सैंक्टारम के अंदर नहीं जा सकते। द्रौपदी मुर्मू ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए ये हालत है, रेस्ट्रिक्टेड है। ना तो अयोध्या में बुला गया था राम मंदिर में, ना तो पार्लियामेंट तक नहीं बुला गया था। आप रामनाथ कोविंद ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे, उनको पूरी जगन्नाथ मंदिर में नहीं अलाउ किया गया था। अगर प्रेसिडेंट भी बना, आपका एक SC ST का बंदा प्रेसिडेंट भी बना सकते हैं अगर रबर स्टाम्प का नाम से, लेकिन आपका ओरिजिनल रेस्पेक्ट, इज्जत आपका नहीं मिल रही है। अब इसका सोचते हुए तमिलनाडु में आप कलाइनर का एक स्कीम आया थे, सारे बंदे अर्चकर हो सकें, मतलब अனைத்து சாதியினரும் अर्चकर आगलाम। इसका मतलब तमिल में
ऑल कास्ट पीपल कैन बिकम पुजारी इन मंदिर। ये ना तो केवल रूल आया है। ना तो केवल ब्राह्मण है, जी जी, लेकिन इसका इतना आसान सभी से लोग जो है मंदिरों सभी में लोग पुजारी बन सकते हैं। SC ST SC OBC ST जनरल और सब। इसका मेन उद्देश्य है, अगर ये पेरियार जी तो बहुत लोग सुना, पेरियार तो वो एक नास्तिक थे, वो नास्तिक क्यों पुजारी कैसे बन सकते थे, पुजारी बनने के लिए कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत है। नहीं है, इनका मेन उद्देश्य पुजारी बनना, पूजा बनना ये नहीं है, इक्वालिटी लाना। ये कोई सैक्टन सेक्टर में ऐसे नहीं पंडित जी केवल ब्राह्मण अंदर जा सकते, वो एक्सी बंदा अगर प्रेसिडेंट भी आए वो अंदर नहीं जा सकते। इसी स्थिति में नहीं, वो कौन है प्रेसिडेंट को रोक रहे हैं, हमें पुजारी बनकर भगवान के बगल में जाएंगे, उनका पूजा करेंगे। जी जी, बाबा साहब ने भी जो है नासिक कालाराम सत्याग्रह यस यस यही हुआ था, यही हुआ था। लोग ये भी कह सकते हैं कि जाना ही नहीं तो आंदोलन क्यों किया गया। अब देखिए, बाबा साहेब का जो जन्म लिया था महाराष्ट्र में, उन महाराष्ट्र में उनका नाम से वो मारवाड़ा यूनिवर्सिटी का बाबा साहब के नाम रखना था, रखने के लिए शरद पवार ने अपना रेसोल्यूशन पास किया गया था 1974 में। लेकिन उसका पूरा महाराष्ट्र पूरा जले हुए थे, मतलब इसका एजिटेशन हुआ था पूरा। उनका जो बाबा साहेब जन्म लिया उस भूमि में भी उनका नाम रखने के लिए इतने दिक्कत था, लेकिन डॉक्टर कलाइनर ने किया गया था, तमिलनाडु में लॉ यूनिवर्सिटी बना, उन लॉ यूनिवर्सिटी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से बना। वाह भाई वाह। और उत्तर प्रदेश में देखिए, आपका BC OBC के लिए रिजर्वेशन के लिए सबसे बड़ा नाम अपना पुराने अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री VP सिंह है, लेकिन ये जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश में। इस जन्मभूमि में भी वो VP सिंह का कैसे संस्थान का मतलब गवर्नमेंट कैसे गिरा, वो इसका मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन उन्होंने लागू किए, इसीलिए पूरा उनका सपोर्ट विद्रा किया, उनका गवर्नमेंट गिरा जी। उनका जन्मभूमि में भी VP सिंह का आपका मूर्ति नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन का रिकग्निशन करते हुए तमिलनाडु में उनका पूरा मूर्ति लगा के आपका इनवाइट किया गया था। स्टालिन ने अभी सपा का प्रेसिडेंट श्री अखिलेश यादव जी सब लोग उस में बागी लिए थे, इन्वाइटेड थे। वो उनका चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज में VP सिंह का मूर्ति बना रख के उनका गौरव दिया गया था। इसी तरह काम चल रही है तमिलनाडु में, तमाम चीज़ें हैं। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या शौक है, लिखना पढ़ना खेलना कुछ भी जो भी? हम जैसे मैंने बताया था वैसे आपका कविता लिखना, ड्रामा एक्ट करना, ये मेरा शौक है जी। उसका आगे किताब लिखना, बस यही है। सर तमाम चीज़ें हम लोग बहुत चर्चा हुई लाइफ स्ट्रगल के बारे में कि आपका जो है स्टार्टिंग में स्टडी कैसे रहा और आज आप यहाँ लखनऊ में हैं। पिछले 17-18 सालों से आप जो है एज ए प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हैं और सेवा दे रहे हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जो एक एक्सपीरियंस होता है, आप PhD होल्डर हैं, तो एक जो एक्सपीरियंस मिला है आपको लाइफ में, वो एक्सपीरियंस अगर बताया जाए तो आप कुछ बता दीजिए कि 2-4 लाइनों में, ताकि वो नॉलेज, वो 30-35 साल का 20-25 साल का नॉलेज जो है कुछ शेयर हो जाए। बिल्कुल। देखिए हम तो एक छोटे सा गांव के बच्चे थे जी, लेकिन आज इस संस्थान का प्रिंसिपल लेवल तक आए हैं जी। और ना तो मेरा परिवार का संपत्ति बड़ा या कास्ट से बड़ा, ऐसे कुछ नहीं है जी। ये केवल एंड केवल एजुकेशन का सपोर्ट ही आए थे। हमारी तरह जो अपने प्यारे जय भीम
भक्तों के लिए, जी अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए एजुकेशन का अलावा कोई तलवार हमारे पास नहीं है सोसाइटी में आपका लड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए। जी। और आप इतने एजुकेशन करने के बावजूद भी आपका कोई गारंटी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। इतना सवाल तो सोसाइटी में सवाल तो निकलते आ रही है। आप जितना भी एक्सपीरियंस हो, जितना भी ज्ञानदार हो, क्या जितना भी एजुकेटेड हो, तब भी आपका सवाल कुछ कम नहीं है। लेकिन अगर एजुकेशन आपके पास होते, आप कम से कम हिम्मत होके आगे बढ़ सकता है। जी। अगर एजुकेशन में जो एजुकेशन का इग्नोर करोगे, एजुकेशन प्रॉपरली नहीं करोगे, फिर आप इस सोसाइटी में आपस में लड़ते हुए आगे बढ़ने कोई बड़ी मुश्किल है। सो हम लोग खास बात कर, हम लोग अपने परिवार में जितना अच्छा एजुकेशन दे सकें उतना देने ही देना। देखिए सुविधा तो बहुत है, उस सुविधा को हमें यूज़ करना चाहिए था। ये फॉर एग्जांपल हमारे संस्थान में 180 सीटें MBA, उसमें कम से कम 30% तो आपका SC बच्चे आ सकते हैं। लेकिन उसमें मुश्किल आउट ऑफ 180 में 20-15 भी लोग भी नहीं आ रहे हैं, ताकि उनका 2 साल में आपका 2 लाख रुपया आपका जो फीस हम जमा कर रहे हैं पूरा फीस आपका स्कॉलरशिप के रूप से वापस तो हो जाएगा। मानो आपका वापस ना भी मिले 2 साल के बाद, अगर 2 लाख रुपया लगाएंगे 2 साल में, 2 साल के बाद अगर अच्छा ठीक ठाक पढ़ाई करोगे, आपका 5 लाख से इनका 5 लाख पर एनम 10 लाख पर एनम से नौकरी में आप चले जाओगे। वो 2 साल का अगर उधर भी कहीं उधर करके करेंगे या बैंक लोन करके भी करेंगे, आप तो आराम से वो निपटा सकते हैं। हम लोग जानकार कम है या तो इसका हिम्मत कम है, इसी के कारण लोग इसको पॉजिटिविटी नहीं है, इसको नहीं ले रहे सीरियसली। अब एजुकेशन सारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हाथ जोड़कर हमें ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपना परिवार के अपने बच्चे के लिए जितना हो सके उतना अच्छे एजुकेशन दिला दीजिए, और बच्चे भी उसका कीमत मानते हुए समझते हुए अच्छे से पढ़ के निकल के आ जाइए। क्योंकि हमारे पास अगर पैसा होते, रास्ता में कोई भी चोरी कर देते हैं। अगर मेरे पास संबंध भी होते, पता नहीं किसी दिन कोई बांट लेता, चोरी कर लेता या बुलडोजर रख के गिरा भी देता। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होता, आपके पास एजुकेशन होता, वो कभी नहीं चोरी होती है। वो उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। बाबा साहेब अम्बेडकर भी इसी को ही कह रहे थे, इसीलिए उन्होंने एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज कह लेते, कर्पी ஒன்று சேர் புரட்சி செய் कह लेते, जय भीम कह रहे थे। और ये ना तो केवल कहने से की बात नहीं है, मतलब बोलने कुछ भी बोल सकते, लेकिन वो कर दिखाया। अपने किसी के बोलने, अपने सोसाइटी को, अपने फॉलोअर्स को बोलने के पहले उन्होंने इतने MA डिग्री, MPhil डिग्री, PhD डिग्री, BLit डिग्री, इतने डिग्री पर डिग्री लिया गया, लिख के दिखाए थे। और दुनिया का सबसे बेस्ट नॉलेज में वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज का रूप से उन्होंने अवार्ड किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। इसी तरह उनका नॉलेज का इतना दुनिया आज सलाम कर रही है। ये एजुकेट मतलब ये केवल बात सुनने के लिए नहीं है, वो खुद ही करके दिखाया। उनका अगर फॉलोअर होते, उनका अगर मानने होते, हम भी कम से कम उनका मेहनत में या उनका रास्ते में 2%, 5% भी करेंगे तब भी बहुत है। अगर 100% उनके नहीं भी फॉलो करेंगे, 10% भी फॉलो करेंगे, आज दुनिया में और ज़िंदगी में बहुत आगे हमें बढ़ा सकते हैं। सो एजुकेशन ही हमारी एक ही रास्ता, उसी के पकड़ के आके चले, अच्छा ज़िंदगी बनाए भैया। तो साथियों, सर ने जैसा कि हमको हर एक चीज़ के बारे में, अपने लाइफ के बारे में किस तरीके से ये यहाँ इस मुकाम तक सर पहुँचे हैं, डॉक्टर के
अनुभवानी सर, जो कि लेना नाम थोड़ा कठिन है सर, इसलिए। यस यस। तो तमाम चीज़ें हैं, तो मैं अब यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं सर से चाहता हूं एक बार फिर से जय भीम करें। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है डॉक्टर साहब जो है एक विद्यालय इंस्टीट्यूट के जो है प्रिंसिपल साहब हैं, और इस तरीके से अपना समय देना और समाज से कनेक्ट होना, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात भी है। यहाँ तक कि लोग अगर एक टीचर भी हो जाते हैं तो भगे भगे फिरते हैं कि ऐसा है वैसा है, नहीं ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन डॉक्टर के अनुभवानी सर जो है हमसे मिले, और खुल करके जिस तरीके से आप देख सकते हैं तो हर एक चीज़ जो है सर ने शेयर किया। थोड़ा हिंदी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है, लेकिन हर एक चीज़ें समझ में आई। सर भी हिंदी लैंग्वेज की बात आ गई, तो एक मनीष कुमार वाली बात थैंक यू। ये सिंबल है जो अभी सर ने कहा, इससे ये प्रूव होता है। और मैंने सुना भी था कि तमिलनाडु के जो लोग होते हैं वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ये दिख रहा है। अरे थैंक यू। और वो सर मनीष कश्यप वाला मामला क्या था, वो बता रहा था कि ऐसा कुछ हिंदी भाषी से लोग जो है घृणा करते हैं, तमाम चीज़ें थी कुछ ऐसा। आपने जानकारी नहीं वाली? नहीं, उसका जानकारी कोई बात, अच्छी बात है, जानकारी नहीं है क्योंकि वो गड़बड़ आदमी है, उसके बारे में नहीं जानना चाहिए। तो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। आपको यह चर्चा या वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। आप जो है प्रिंसिपल साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट में करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम। जय भीम। थैंक यू सर। थैंक यू। मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। थैंक यू। आपको सर आया नहीं मजा? हमको बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपने हमको इतने गौरव कर दिया हमको। सर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बैठिए।